हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। गाइज, हमारा आज का टॉपिक है एचपी फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आए कि आप एक बार फॉरेस्ट गार्ड के यानी एचपी फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज आपके लिए 50 क्वेश्चंस की वीडियो ले आया हूँ। मतलब इसमें मैं 50 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराऊंगा और दो तरीके के क्वेश्चन है इसमें। एक तरीके के क्वेश्चन है जो कंसेप्ट बेस्ड है ना, जिसमें आपने कंसेप्ट समझना है और इसी क्वेश्चन से आपको जो आने वाला भी एग्जाम है आपका, उसमें आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, है ना। और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड, जो कि अक्सर एचपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं। तो मेमोरी बेस्ड में भी थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट ध्यान रखना होता है, तो वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। जो डिटेल कंसेप्ट है वो मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा और जो सिंपल कंसेप्ट है उसको मैं आपको स्लाइड्स में समझाऊंगा। आपने जस्ट एक काम करना है, आपने 100% यहाँ पे फोकस रहना है, 100% आपने यहाँ पे ध्यान देना है। आई गारंटीड, मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन लाए हुए हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से एज इट एज क्वेश्चंस तो आए या ना है इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट जो मैं 50 क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट बताऊंगा उस कंसेप्ट से आई गारंटीड कि 10 से 15 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे आपके आने वाले फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट आप ध्यान में रखोगे तो उसी से ही क्वेश्चन आने हैं। थोड़ा क्वेश्चन घूम फिर के आता है, मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो आपने क्या करना है कि इसके ऑप्शन नहीं रटने हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये तो आ गया 2019, 18, 17 जब भी आया ये क्वेश्चन तो आ गया। इसके बहुत कम चांसेस है कि ये 2021 में एज इट एज आए, बहुत कम चांसेस है। बट जो इसके पीछे का कंसेप्ट है, अगर आपको वो कंसेप्ट ध्यान है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप अगला क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। यही चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जो क्वेश्चन आ गया उसको तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, बट इसी क्वेश्चन से या इसी कंसेप्ट से अगला क्वेश्चन कैसे आएगा या कैसे आएगा भी आपके एचपी फॉरेस्ट गार्ड में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर क्या रहेगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस वीडियो में। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे और अच्छे से देखोगे। मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए और ये बाईलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में है। और इसमें स्पेशली मैं साइंस बैकग्राउंड के क्वेश्चन को फोकस कर रहा हूँ, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मोस्टली बायोलॉजी। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से ही जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और बाकी इसका पैटर्न क्या है वो आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है कि 85 क्वेश्चन है, 75 मिनट में करने हैं, बहुत कम टाइम है आपके पास। अप्रोक्सीमेटली 50 सेकंड है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत कम टाइम माना जाता है। तो आपने जस्ट और एक चीज करना है, लास्ट में इस वीडियो के एंड में फीडबैक जरूर देना है। कमेंट बॉक्स में बेशक फीडबैक दे दो कि क्या आपको ये वीडियो सही लगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगी तो उससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आपको वीडियो सही नहीं लग रही है तो फिर अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा। बट अगर आपकी फीडबैक सही आई, आपका लाइक और आप शेयर करेंगे वीडियो को, तो मैं आपको जितनी आप बोलोगे उतनी वीडियो बना दूंगा और जितना भी साइंस का पार्ट है उसको कवर करा दूंगा, एज वेल एज इंग्लिश का पार्ट भी कवर करा दूंगा और धीरे धीरे जीके भी कवर करा दूंगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 2019 या 18 जब भी पूछा गया वो आपने ध्यान नहीं देना। आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है? द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हिंदी वाले देखिएगा, पादप में, पादप मीन प्लांट, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है जाइलम? क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ जल यानी वाटर को ट्रांसफर करने के लिए है, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ भोजन फूड को ट्रांसफर करने के लिए है, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड्स जिससे आगे प्रोटीन बनते हैं, क्या इसको ट्रांसफर करने के लिए है, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए है? जाइलम का क्या रोल है प्लांट में, ये चीज हमने देखना है। देखो, आपको पता है स्टूडेंट, सिंपली आपने यहाँ पे समझना है। देखो, आपने प्लांट देखा होगा, इस तरीके का होता है ना प्लांट, इस तरीके का होता है प्लांट, लाइक दिस है ना। तो
स्टूडेंट्स प्लांट में दो पार्ट पाए जाते हैं। दो पार्ट मीन्स एक होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मीन्स जो इधर मतलब यहां से ऊपर वाला पार्ट है शूट सिस्टम, जहां पे बहुत सारी टहनियां दिखती है, हमें फल फ्रूट दिखता है यानी फ्रूट्स दिखते हैं, टहनियां दिखती है, वो होता है शूट सिस्टम। और इसके नीचे वाला सिस्टम को बोलते हैं रूट सिस्टम यानी जड़ों का सिस्टम, जो कि सॉइल के नीचे होता है। देखो मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप समझना। तो स्टूडेंट जो ये रूट है इसके बाहर क्या है, सॉइल है यानी मिट्टी है। और मिट्टी में क्या है, मिट्टी में बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, है ना। मिट्टी में बहुत सारा पानी है। तो ये जड़ें क्या करती है, ये उस पानी को यानी वाटर को और खाद्य पदार्थ को जिसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं उनको ये जड़ें एब्जॉर्ब करती है ना, एब्जॉर्ब करती है और उनको ट्रांसफर करती है बाकी अदर प्लांट पार्ट्स में। यानी जड़ों से ये पानी ले जाएगा, खाद्य पदार्थ ले जाएगा और पत्तियों को देगा, टहनियों को देगा, है ना, फल को देगा, क्या, पानी और खाद्य पदार्थ। तो ये किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, ये होगा स्टूडेंट्स जाइलम के थ्रू। प्लांट में टू टाइप के सेल पाए जाते हैं जिसको हम ओवरऑल बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। ये थोड़ा बायो का पार्ट रहा, आपने जस्ट इतना ध्यान देना है कि प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है जो कि टिश्यू है ना। टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये जाइलम क्या करता है, ये जाइलम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर्स को और मिनरल्स को, स्पेशली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर्स को फ्रॉम रूट टू शूट, जड़ों से तने के लिए जो है ये पानी को ट्रांसफर करता है। तो ये किसका रोल है, ये है जाइलम का। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या था, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो हमने इसका आंसर देख लिया, किसके लिए, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए ये इसका उत्तर है। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स पूछ लिया गया है, अब इसके आने के चांसेस तो आप मानो कि 100 में से एक क्वेश्चन अगर ही आ सकता है। हमने फोकस करना है 100 में से 100 क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आ गया, अब इससे कैसा क्वेश्चन और आ सकता है, इससे और दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ये कि भोजन को कौन ट्रांसफर करता है, फूड को कौन ट्रांसफर करता है। फूड को ट्रांसफर करता है फ्लोएम, फूड को ट्रांसफर करता है फ्लोएम और वाटर को ट्रांसफर करता है जाइलम। ये क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपने ध्यान रखना है। फूड को ट्रांसफर करता है फ्लोएम, कहां से, शूट वाले सिस्टम से रूट सिस्टम तक, है ना। यानी जो आपका फ्लोएम है ये क्या करता है स्टूडेंट्स, जो ये पत्तियां है ना, पत्तियां, लीव्स, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है। और वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वो करता है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में भोजन का बनाना, उसको बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस से भोजन बना है उस भोजन को ट्रांसफर करता है फ्लोएम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये। फिर इससे थोड़ा और डीप क्वेश्चन बनता है कि जो जाइलम है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में, या इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसी क्वेश्चन पे ये चीज समझा रहा हूं कि जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जड़ से तने की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसफर करता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और जो ये फ्लोएम है ये फूड को ट्रांसफर करता है बाई डायरेक्शनल, समझ रहे हो ना। बाई डायरेक्शनल कैसे, देखो एक पत्ती आपकी इधर है, नीचे है, ये फूड बना रहा है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करेगा, इस फूड को नीचे भी ट्रांसफर करेगा और यहां से ऊपर भी ट्रांसफर करेगा, इस पत्ती को भी ट्रांसफर करेगा, ये वाली पत्ती इसको भी ट्रांसफर करेगी और यहां भी ट्रांसफर करेगी फूड को। इसलिए हमने बोला फ्लोएम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। तो आपने देखा यहां से 3 क्वेश्चन बने, जाइलम वाला आ गया है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है ना। आने के चांसेस किसके है, इसके यूनिडायरेक्शनल, जो कि जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम
जो बाई डायरेक्शनली फूड को ट्रांसफर करता है, और फ्लोएम किसके लिए होता है, फूड को ट्रांसफर करने के लिए होता है। ये चीज़ आपने देख लिया और ये आपने माइंड में बिठा के रखना है। क्वेश्चंस आने के चांसेस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है ना। इस तरह से मैं आपको हर एक क्वेश्चंस बताता रहूँगा। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच ऑफ बेस इज, क्या होगा बेस का पीएच, हिंदी वाला देखिएगा, क्षार का पीएच कितना होता है ना। क्षार का पीएच कितना होता है या कितनी होती है, वो आपने जेंडर में ध्यान नहीं देना है, आपने मीनिंग में ध्यान देना है कि बेस का पीएच कितना है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है। सबसे पहली बात, जो पीएच है ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन, किसमें, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है उसको बोलते हैं पीएच। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाता है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट होता है सॉलिड पार्ट, सॉल्वेंट होता है लिक्विड पार्ट। जब इन दोनों को मिक्स कर दोगे वो बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा और सिंपली बताता हूं मैं, देखो आप समझो कि एक पानी का गिलास है, एक पानी का क्या है, गिलास है। मैं आपको ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ये एक गिलास है, किसका है, ये है पानी का, इसके अंदर पानी है। अब पानी में आप चीनी डालोगे, क्या डाला आपने पानी में, आपने पानी में शुगर डाला, तो शुगर क्या होगा, शुगर आपका सॉल्यूट है और जो पानी है ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये शुगर सॉल्वेंट में घुल जाएगा, घुल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं ये सॉल्यूशन क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पीएच किसका होता है, पीएच होता है सॉल्यूशन का एक डायरेक्ट क्वेश्चन। कभी भी हो सकता है अभी आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए एचपी फॉरेस्ट गार्ड में कि पीएच किसका होता है, पीएच किसी का नहीं होता, पीएच होता है ओनली सॉल्यूशन का। ये आपने माइंड में बिठा के रख दो एक क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, पीएच होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज पीएच, है ना। हाइड्रोजन की मात्रा को बोलते हैं हम पीएच, किसमें, सॉल्यूशन में। दो क्वेश्चन। थर्ड जो आपसे पूछा गया है कि बेस का पीएच क्या है, देखो ये यहाँ पे 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 14 तक। स्टूडेंट जो ये 7 है, अगर पीएच 7 होगा तो इसका मतलब है कि पीएच कैसा है, न्यूट्रल है ना। और अगर पीएच 7 से ज्यादा होगा मतलब पीएच कैसा है, बेसिक है ना। अगर पीएच कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा। और अगर पीएच 7 से कम होगा, है ना, मतलब कि कम होगा, तो उसको बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक। स्टूडेंट इसका, इस निशान का मतलब क्या होता है, लेस देन, और इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। ये आपको पता होना चाहिए ना। मैंने पीएच ये वाला निशान लगाया मतलब कि 7 से ज्यादा, और पीएच के आगे ये वाला साइन लगाया मतलब कि 7 से कम, और अगर पीएच के आगे ऐसे होगा इक्वल टू 7 तो है 7 के बराबर। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या आया था, अगर आपको ये चीज पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ओनली 2 सेकेंड लोगे, बस 2 सेकेंड में आप सॉल्व कर दोगे। देखो पीएच ऑफ बेसिक कैसा होगा, पीएच ऑफ बेसिक कैसा होगा, 7 से ज्यादा होगा, या 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, यानी 7 से ज्यादा होगा। सो पीएच ऑफ बेस इज क्या, ग्रेटर देन 7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अब आ गया, ये तो नहीं रहा आने का। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल का पीएच क्या होता है। वो होता है स्टूडेंट्स पीएच इक्वल टू 7, 7 होता है न्यूट्रल का पीएच। ये क्वेश्चन आ सकता है अभी जो आने वाला एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। और वहाँ पे ये भी आ सकता है कि एसिडिक का पीएच कैसा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कैसा होता है। वो होता है लेस देन 7, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे करके 1 भी हो सकता है। तो आपने यहाँ से देखे 3-4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखा कि पीएच होता है सॉल्यूशन का, और पीएच का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है। और बेसिक का पीएच होता है 7 से ज़्यादा, और एसिडिक का होता है 7 से कम, और न्यूट्रल का मतलब होता है कि 7 के बराबर। तो देखो
मैंने आपको जो क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व करा दिया, और इस क्वेश्चन से किस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, ये बायो के क्वेश्चन थे। अब आया आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा और स्पेशली यूनिट पे ध्यान देना होगा। यूनिट मतलब सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, क्या है ना। जैसे देखो स्टूडेंट, टंगस्टन का पीएच होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, ये है टंगस्टन का पीएच, या सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि टंगस्टन आप जानते हैं, टंगस्टन कितने टेम्परेचर में पिघल सकता है। मेल्टिंग मतलब कितने टेम्परेचर में वो पिघलता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बट कितने टेम्परेचर में पिघलता है, वो पिघलता है 3422 डिग्री सेल्सियस में। ये क्वेश्चन तो आ गया है ना, इसके तो चांसेस हो ही रहे 100 में से क्वेश्चन अगर क्या पता आ जाए और दोबारा रिपीट हो जाए। बट यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, आपको आ सकता है कि मानो कि यही क्वेश्चन होगा और आपको बोलेंगे कि डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट में, मतलब डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दो डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी डिग्री एफ में। तो देखो कैसे करते हैं आप, जैसे यहाँ पे 3422 डिग्री सेल्सियस है, 3422 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या करोगे, आपने सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, उसके बाद उसमें जोड़ना है +33, फिर जो ये रेशो है ये आपकी बन जाएगी डिग्री फ़ारेनहाइट में, है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आपने ध्यान रखना है, जो भी आपके पास रेशो दे दी होगी कि इसको कन्वर्ट करो, तो उसको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 1.8 से, ठीक है। जैसे आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर उसमें जोड़ना है 33 जोड़ दोगे, जो भी आपकी रकम आएगी है ना, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डिग्री फ़ारेनहाइट के यूनिट में, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, ठीक फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये था फिजिक्स का। अब आया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट इज 283। पहली बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जो किसी भी एक सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, जितने भी आपके एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है। ये अगर आप केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं हूं ना, मेरा फर्ज बनता है बताना। केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना, क्लोरीन, आप बोल दो आगे, फिर आपका बोल दो आप पोटाशियम, कैल्शियम। आपने एटलीस्ट 20 एलिमेंट याद करने, जितने मैंने आपको बताए अभी इतने आपने याद करने हैं, 20 तक, उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास। इससे क्या होगा, इससे जैसे मैं आपको बात करूं हाइड्रोजन की, है ना, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। वैसे बात करूं मैं हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है ना। वैसे मैं बात करूं रैंडमली कार्बन की, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है ना। वैसे बात करूं मैं ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। तो जो ये ऊपर वाला है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब कि इसका वेट, है ना, इसका भार, इसका बल, और इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब यहाँ देखो आप, अगर आपको 20 तक टिप्स में याद होगे क्या, पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट देखो, आपने एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपने फीडबैक ज़रूर देना है। आप फीडबैक दोगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आपका ये यहाँ पे एक
पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा एक पीडीएफ के फॉर्म में, है ना। जिसको नोट्स चाहिए होंगे वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना या मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9805032252। मुझे आप नोट्स के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं कि मुझे नोट्स भेजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। सो अभी आपने ध्यान देना यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका कहाँ गया हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ विच एलिमेंट इज 283। इसको जमा करो, क्या बना भाई, 8 और 2 10 और 3 11, कितना बना 11। और अगर आपको पता होगा कि हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और आगे क्या है आपका सोडियम, है ना, ऐसे एल्यूमिनियम, आगे मैग्नीशियम। तो अगर आपको ये पता होगा तो आपके क्वेश्चन जो है वो टिप्स में सॉल्व हो गए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे 8 3 11 और 2 13। 13 बात ये है, 13 किसका है, 13 है एल्यूमिनियम का, 13 किसका है, एल्यूमिनियम का। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। क्या करना है, वो टेबल आपने जरूर याद करना है। 20 तक आपने याद करना है, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास। इससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपका ये निकलेगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ, पता होना चाहिए कि 8 है ना। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। सेकंड बन गया ये वाला 8 3 11 तो 13। अभी पूछा है एल्यूमिनियम के लिए, हो सकता है अभी जो एग्जाम आपका आने वाला है HP फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ पूछ लिया जाए बात मैग्नीशियम के लिए, वहाँ पूछ लिया जाए सोडियम के लिए। तो आपने ये चीज़ याद करनी है। सेकंड आपका जो इससे थोड़ा और डीप बनता है, जैसे हम बात करूँ मैं यहाँ पे कार्बन की, इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो बनती है 1s2 2s2 और 2p2। ये थोड़ा डीपली केमिस्ट्री है और मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ समझाने वाला नहीं हूँ आप लोगों को। ये चीज़ समझाऊंगा तो मैं भी कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ, अगर किसी को ये चीज़ डिटेल में समझनी होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको वहीं पे टाइपिंग करके जो है एक बड़ा सा मैसेज पैराग्राफ के फॉर्म में समझा दूंगा कि इसका क्या मतलब है और ये कैसी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वो भी आपको बता दिए। स्टूडेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है और कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आई गारंटीड कि अगर मैंने 2-4 वीडियो बना दी, जो कि आपके फीडबैक में डिपेंड है, जितना मुझे आप फीडबैक दोगे, मतलब मैसेज करोगे कमेंट में व्हाट्सएप में कि ठीक बना रहे हो, आगे वीडियो बनाते रहो, जितना आप करोगे उतनी ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर मैंने 5 वीडियो बना दी तो आपका साइंस वाला पार्ट फुली कंप्लीट हो जाएगा उन्हीं 5 ही वीडियो में, फुली कंप्लीट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, किस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है ना। तो हमने तत्वों का बताया, किसका था, एल्यूमिनियम एक तत्व है जिसका विन्यास 283 है, मतलब 13 है, ठीक है। फिर है द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, हिंदी में देखो, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। पता होना चाहिए आपको न्यूरॉन का क्या काम है, जो कि कम्युनिकेट करता है, सिग्नल को कम्युनिकेट करता है। थोड़ा और सिंपल बताऊं, ठीक है, मुझे किसी ने यहाँ पे थप्पड़ मारा, लाइक दिस, थप्पड़ मारा, तो मुझे कैसे पता लगा कि मुझे थप्पड़ मारा। यहाँ पे एक सेल है, उसने सिग्नल दिया अगली सेल को, उसने दिया अगली सेल को, फटाफट सिग्नल पहुंचाया मेरे न्यूरॉन सेल को, और न्यूरॉन सेल के थ्रू ये सिग्नल पहुंचा न्यूरॉन सेल के पास। ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन सेल ओनली माइंड में है, न्यूरॉन सेल थ्रू आउट द बॉडी है, ज़्यादातर माइंड में पाए जाते हैं। तो ये न्यूरॉन सेल क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, पता लगाता है विद इन सेकेंड आपको पता लगता है ना कि अगर कोई आपको चांटा लगाए तो आपको विद इन सेकेंड पता लग जाएगा कि यस मेरे को किसने थप्पड़ मारा। अब ऐसा तो नहीं होता है कि आपको कोई पटाखा मारे और आप बोले 2 दिन बाद कि मेरे को उस टाइम जो है पटाखा मारा था, है ना। अगर ऐसा हो मतलब बंदे में तकड़ी बीमारी है, उसको तो मतलब सिग्नली सिस्टम खराब है उसका,
है ना। बट ऐसा नहीं होता है, विद इन सेकेंड जो है वो हमको जो पता लग जाता है। वो कैसे पता लगता है? वो लगता है न्यूरॉन सेल और तंत्रिका कोशिका के थ्रू। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो तंत्रिका कोशिकाओं के गैप को क्या बोलते हैं? इस तरह से होता है तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर, और मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला नहीं हूं। इस तरह से होता है लिटिल बिट, मतलब मैं आपको डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आप बोलोगे अब तो लग गए आप सीधा बायो पढ़ाने, है ना। वैसे इसको बोलते हैं हम इधर डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, है ना। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम एक्सोन। ये कुछ चीज़ आपने याद रखनी है। और फिर क्या होगा, यहाँ से ये केमिकल रिलीज करेगा और ये जो है केमिकल को रिसीव करेगा, है ना। मतलब जब ये सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, यहाँ से वो केमिकल निकलेगा। हाँ, उस केमिकल का नाम क्या है? वैसे तो ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन बनता है, और अगर आपको आ जाए तो आपने दिमाग में बिठा के रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिटाइल कोलिन। स्टूडेंट, एसिटाइल कोलिन एक ऐसा केमिकल है जो सिग्नल ट्रांसफर करते बार रिलीज होता है ना। मुझे थप्पड़ मारा तो एक न्यूरॉन सेल ने एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया, और दूसरे न्यूरॉन सेल ने एसिटाइल कोलिन को रिसीव किया, और दूसरे न्यूरॉन सेल को पता लग गया कि यहाँ पे थप्पड़ मारा गया है। फिर वो आगे अगले न्यूरॉन सेल को भेजेगा, वो अगले, और ये पूरा सिग्नल विद इन 1 सेकेंड जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, और मुझे पता लग जाएगा कि मुझे पटाखा किसने मारा है और क्यों मारा है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इनके बीच का जो ये गैप है ना, ये वाला गैप, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको डेंड्राइट बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसको एक्सोन बोलते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। एक्सोन डेंड्राइट मैंने बता दिया आपको क्या होता है। क्या इसको इम्पल्स बोलते हैं? इम्पल्स नहीं, इम्पल्स मतलब आवेग, आवेग मतलब सिग्नल, है ना। और डेंड्राइट मतलब ध्रुमिका। एक्सोन को एक्सोन ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स। ये इसका आंसर है। इस गैप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स साइनेप्स, है ना। पूरे एरिया को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो आपने ध्यान नहीं रखना है, आपने ध्यान रखना है कि इसको बीच के एरिया को बोलते हैं साइनेप्स। और इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? इससे क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा केमिकल रिलीज होता है ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन। सिग्नल को ट्रांसफर करते बार कौन सा केमिकल रिलीज होता है? मैंने आपको बता दिया, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। दिमाग में बिठा दो, अपने नोट्स बना दो, है ना। एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है? मैंने ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल मतलब पानी तथा ऊर्जा एनर्जी देता है। यह क्रिया होती है कहाँ? गोल्जी बॉडी में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में। इंग्लिश वाले समझे कि ये क्या बोल रहा है कि पायरुवेट को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये बता रहा है, ये चीज बता रहा है। देखो आपने यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना है स्टूडेंट्स। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ कोशिका का। किसका? एक कोशिका का, यानी सेल का। सेल कैसा है? डायरेक्ट क्वेश्चन, सेल कैसा है? सेल हमारे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ना। मतलब बेसिक यूनिट हमारे बॉडी का सेल। बहुत सारे सेल मिलके जो है वो टिश्यू बनाता है ना। टिश्यू को हिंदी में उत्तक बोलते हैं, आई थिंक ऐसे उत्तक बोलते हैं मे बी, है ना। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके जो है वो ऑर्गन बनाते हैं। लाइक कान एक ऑर्गन है, नोज एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है ना। वैसे ही चिक ऑर्गन है, लिप्स ऑर्गन है, फोरहेड ऑर्गन है, हेड ऑर्गन है, ये सारे ऑर्गन बनाए। फिर ये बहुत सारे ऑर्गन जो है वो पूरा ऑर्गन सिस्टम प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। लाइक मतलब एक ह्यूमन बॉडी को प्रिपेयर करेंगे या लिविंग बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिक यूनिट कहाँ से स्टार्ट हुआ? बेसिक क्या है? बेसिक होता है सेल, यानी कोशिका। सो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पायरुवेट क्या होता है। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे आपने ग्लूकोज तो सुना होगा, है ना। आपने ग्लूकोज सुना होगा। वो ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में, किसमें?
सेल के साइटोसोल में। पहले आप समझो ये सेल है, सेल के अंदर एक केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, और केंद्रक के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, जहाँ पे बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है ना। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, और एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इस तरह से पाए जाते हैं, लाइसोसोम। इनको क्या बोलते हैं हम? सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्या इसको लेवल करूं? चलो मैं लेवल करता हूं। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन है ना, और सेल ऑर्गेनेलीज, एरिया को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, है ना। तो मैंने आपको ये चीज क्यों बताई? स्टूडेंट्स, जब भी हम खाना खाते हैं ना, आप ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, कोई फ्रूट खाओगे आप, देखो माउथ के थ्रू खाओगे, और माउथ के थ्रू जो टीथ है वो उसको च्यूब करेगा, है ना। जीभ है वो लार छोड़ेगा, सलाइवा छोड़ेगा, जिसमें बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम होगी, लाइक एमाइलेज वगैरह एंड ऑल ना। तो उससे क्या होगा, वो फूड थोड़ा टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। फिर वो फूड यहाँ पे जाएगा फूड पाइप में, है ना, ओइसोफेगस में जाएगा, फिर आगे जाएगा स्टोमक में, फिर जाएगा इंटेस्टाइन में, है ना। फिर जो तो यूजफुल चीज़ है वो स्टोर हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट, यानी बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पे आपने क्या ध्यान देना है, जब हमने फूड लिया तो उससे जो हमें ग्लूकोज मिला, वो ग्लूकोज कैसे टूटेगा, सेल के अंदर कैसे टूटेगा? वो ग्लूकोज टूटेगा पायरूवेट मॉलिक्यूल में। किस में टूटेगा? पायरूवेट मॉलिक्यूल में। कहाँ पे? साइटोसोल में। डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, जो मर्जी हो, इसका आंसर एक ही है, साइटोसोल हो चाहे साइटोप्लाज्म हो। डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकंड, इसने बोला हुआ है कि अब पायरूवेट आगे जाएगा 2 कंडीशन में, एक जाएगा एयर के प्रेजेंस में, मतलब एरोबिक कंडीशन, और एक जाएगा एयर के अब्सेंस में, यानी एनएरोबिक कंडीशन, जहां पे एयर नहीं होगी। ठीक है, जो एयर के अब्सेंस में जाएगा वो पायरूवेट, वो आगे जाके उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, कि फर्मेंटेशन क्या एरोबिक है या एनएरोबिक है? फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक प्रोसेस है, मतलब फर्मेंटेशन वहां होती है जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो, है ना। और सेकंड थिंग है कि वो फर्मेंटेशन से क्या करेगा, आगे जाके इथेनॉल बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, दारू बनाएगा, शराब बनाएगा, बियर बनाएगा, है ना, एनएरोबिक कंडीशन में, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, वहां बनाएगा। प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर सेकंड जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर पायरूवेट आगे जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, तो वो टूटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा में, वो किस ऑर्गेनेली के अंदर होगा ये प्रोसेस? क्या ये गोल्जी बॉडी के अंदर होगा? नेवर। क्या ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा? नहीं। क्या न्यूक्लियस के अंदर होगा? नहीं। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, डायरेक्ट क्वेश्चन। पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। सेल का ब्रेन न्यूक्लियस, है ना, और प्रोटीन की पैकेजिंग कहाँ होती है? गोल्जी बॉडी। प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। देखो मैंने इस क्वेश्चन से आपको अगले वाले 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, जो आपने माइंड में बिठा के रखना है। स्टूडेंट्स, ये थे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। अब मैं आपको बताऊंगा स्लाइड के थ्रू क्वेश्चंस, है ना, स्लाइड के थ्रू बताऊंगा, और वही मैं आपको थोड़ा बहुत वहाँ भी कंसेप्ट बताऊंगा। कोई दिक्कत आएगी आपको, मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और कमेंट बॉक्स में भी आप सेंड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन कि ये समझ नहीं आया, या अगर कुछ एक आपको लगता है कि ऑप्शन गलत बता दिया तो वहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एज वेल एज पर्सनली मुझे मैसेज करके। ठीक है, सो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, अगर आप क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैसेज करते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। सो ठीक है, अब मैं आपको स्लाइड के थ्रू क्वेश्चंस बताता हूँ। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए ना।
स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन, आप देख पा रहे हो कि वी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या होगा कि मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, है ना। जब आप मुझसे नोट्स मांगोगे मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा जिसमें इस तरीके से पहले विटामिन ए के बारे में लिखा होगा, फिर विटामिन वी के बारे में, है ना, फिर फर्दर विटामिन B1 B2, है ना, जैसे भी आपका V5 V9 B7 B12 सब लिखा होगा। विटामिन सी के बारे में, ई के बारे में, के बारे में, इनके बारे में मतलब मैं डायरेक्ट चीज़ होगी नोट्स में दी हुई, लाइक वो इनका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए बी सी ई के एंड ऑल, है ना, और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, मतलब इन विटामिन की अगर हमारे बॉडी में कमी हो तो हमारे बॉडी में कौन सा रोग होगा, वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा नोट्स में ही। जैसे फिर आपने क्या करना, उस नोट्स को याद कर लेना है, वो सारा ही जो है वो 6-7 लाइनें में होगा। जब आप उनको याद कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो हमें जो है वो स्कर्वी डिजीज हो जाती है। अब विटामिन सी किससे मिलती है? विटामिन सी मिलती है खट्टे फ्रूट से, ज़्यादातर किससे? खट्टे फ्रूट से, मतलब कि सौर चीज़ें खानी होती है हमें विटामिन सी के लिए। तो इस तरह से जो आपको चार्ट से सब कुछ याद करना होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, द केमिकल यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स अलोंग विद एल्यूमिनियम इज। हिंदी वाले समझिएगा प्लीज। रसायन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर मशीन के पुर्जे जोड़ने व रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किया जाता है। कि ऐसा केमिकल बताइए जो एल्यूमिनियम के साथ डिफरेंट पुर्जे, किसी मशीन के अलग अलग पुर्जे और रेल की पटरी को जोड़ने के लिए यूज होता है। कौन सा केमिकल है जो एल्यूमिनियम के साथ यूज होता है? इन्होंने एक तो बोल दिया कि एल्यूमिनियम है ना। अब एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, मोस्टली जो आपने सुना होगा इधर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये क्या करता है Fe2O3? मैं आपको थोड़ा रिएक्शन के मतलब से इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे आप Fe2O3, इस तरह से ये प्लस एल्यूमिनियम इस तरह से एल्यूमिनियम के साथ बाइंड होता है। रिएक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से जो ये ओजोन 3 है ना, ये अलग हो जाता है आयरन से, है ना। अब अगर ओजोन आपका अलग हो जाएगा आयरन से तो क्या होगा यहाँ पे कि ये ओजोन बाइंड हो जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, और आयरन फ्री हो जाएगा। बहुत सारी हीट रिलीज होगी, है ना, बहुत सारी हीट रिलीज होगी। तो अल्टीमेटली आपने याद रखना है कि अगर किसी मशीन के पुर्जे को जोड़ना होता है और रेल की पटरी को जोड़ना होता है तो उसके लिए आयरन ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है एल्यूमिनियम के साथ। सिंपली आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। मैं इसको हिंदी में लिखा है कहीं? यस लिखा है। धातुओं की पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखो ये आपको सिंपली समझ आना चाहिए। आपने धातुओं की तारें देखी होगी कि उनको जब खींचते हैं, आपको पता है जो मेटल है, मेटल एक ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं इस तरह का मेटल होता है जो किसी भी शेप को ऑक्युपाई कर सकता है ना, किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं मेटल। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या आप दूसरी लैंग्वेज में बोलो डक्टिलिटी, है ना, यानी तन्यता। यही इसका जो है वो आंसर है एक्चुअल में, तन्यता। तो आपने ये याद रखना है। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है मेलाबिलिटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, है ना। तो इस तरह से आपने जो है इनका भी कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेना है गूगल से, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो इनको भी आप
सॉल्व कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, हम ये चीज़ जो है वो स्टडी कर चुके हैं बोर्ड में। स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना, आपको पता है हम बोर्ड में ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, सिरके में उपस्थित अम्ल का सूत्र क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, जो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है इनका भी मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको फॉर्मूले याद रखने होते हैं। ये है मेमोरी बेस्ड यानी रट्टा बेस्ड, इसके अंदर कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ के जो फॉर्मूले पूछे जाएंगे, आपने क्या करना है, आपको सारे ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं जस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ, है ना, जस्ट मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाकी याद करना जो है वो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपने HP फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्रैक करना है। ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है हमारा एक कन्वर्जिंग मिरर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर इज, या कौन सा अभिसारी दर्पण है। देखो सिंपल सी बात है, एक अवतल दर्पण सुना होगा आपने, यही एक कन्वर्जिंग मिरर है ना। अगर आपसे पूछा जाए डाइवर्जिंग मिरर, देखो अभी पूछा गया है क्वेश्चन कन्वर्जिंग मिरर के बारे में, तो आपको पता है कन्वर्जिंग मिरर है कनकेव मिरर और कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, ये आपने हमेशा याद रखना है। कन्वर्जिंग मिरर के अंदर क्या आया, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अगर आपसे अगली बार क्वेश्चन पूछा जाए डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, तो डाइवर्जिंग मिरर के अंदर आता है कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस। इस बार तो क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा हुआ है, अगली बार हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, और ऑप्शन में लिखा होगा कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, है ना, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। बाकी इसको जो है उनकी जो ये मतलब कन्वर्जिंग का मतलब है, जैसे बहुत सारी रेज निकले जब, है ना, बहुत सारी रेज निकले और किस तरह से ये फोकस होती है एक पॉइंट पे, ये मतलब होता है कन्वर्जिंग का। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सरफेस वाटर एंड वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर इन सी इज। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सी है, ठीक है, ये पूरा कैसा है, एक सी है, अगर आप देख पा रहे होगे इसके अंदर पूरा यहाँ पे वाटर ही वाटर है मानो, ठीक है, क्या है, वाटर ही वाटर है। अब आपको पता है सी है, यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही है ना, यानी रेज पड़ रही है, सन रेज यहाँ पे पड़ रही है। मानो यहाँ पे एक सन है, ये सन है, इसकी रेज जो है यहाँ पड़ रही है। इसकी रेज कहाँ पड़ेगी, अवतल सरफेस में। थोड़ा अगर आपको हिंदी समझने की कोशिश करना, मतलब अपर सरफेस में, जो सी का अपर एरिया है, इतना एक एरिया मानो, इतना एक एरिया, यहाँ पे क्या पड़ रही है, ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो गया, मैं फिर से बनाता हूँ सिंपल सा। ये यहाँ पे सी लेवल है, ठीक है, ये यहाँ पे सन है, ओके। अब सन की पड़ी यहाँ पे रेज, अब जितना वाटर यहाँ पे इस लेवल पे वाटर है, इसका टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। हाई मतलब थोड़ा सा गर्म होगा। अब सी को आपको पता है कि सी का जो वाटर डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है, किलोमीटर में भी होती है ना। जैसे यहाँ बोलिए 2 किलोमीटर, यहाँ जैसे क्या होगा, वाटर पूरा ठंडा होगा, कूल होगा, क्योंकि यहाँ तक जो है वो लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। ये इकोलॉजी का एक पार्ट है, इसको अगर डिटेल में जाएंगे हम तो बहुत सारी बातें आएगी। आपने जस्ट याद रखना है डिफरेंस कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अपर एरिया पे लाइट पहुँचती है और यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, बट जो डेप्थ एरिया है वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। अभी टेम्परेचर में डिफरेंस पूछा है, हो सकता है अगली बार पूछा जाए डिफरेंस कैसा होता है, क्या नीचे ठंडा पानी होता है या नीचे गर्म पानी होता है, तो आपको लिखना होगा नीचे कूल होता है, ऊपर थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें।
नेक्स्ट आता है आपका इधर, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद कर्व में। अगर आपने देखा होगा चुंबक में एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, ठीक है। जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरह से होती है, क्लोज कर्व में होती है, एक दोनों पोल में, ठीक है। चाहे वो आपका नेगेटिव पोल हो चाहे पॉजिटिव पोल हो, इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो आपने ध्यान रखना है क्लोज कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मेमोरी बेस्ड है और आपको ये पता भी होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, बोमेन कप है, ग्लोमेरुलस है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे नाम है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल नेम है। देखो आपको पता होना चाहिए किडनी के फंक्शन का, किडनी का फंक्शन क्या होता है ये सभी को पता होगा ना, नहीं होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर लेना, मैंने यहाँ पे एनिमल फिजियो डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बट मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको चैनल विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पे लाइफ साइंस स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है जो नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा डिटेल सब्जेक्टिव हो जाता है। आपने इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना, आपको पता होना चाहिए किडनी का जस्ट काम होता है फिल्ट्रेशन करने के लिए, है ना, एक्सक्रीट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने के लिए और अदर चीज़ को फिल्ट्रेट करने के लिए। और किडनी का जो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, नॉट न्यूरॉन। न्यूरॉन तो एक किसका है, ब्रेन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और जो नेफ्रॉन है वो एक किडनी का है। कैसा यूनिट है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे हमने बताया था कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी का, यानी स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल, वैसे ही किडनी का भी एक नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज, देखो इस बार पूछा हुआ है आपको होमोलोगस ऑर्गन, अगली बार डेफिनेटली या बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे पूछा जाए हेटेरोलोगस ऑर्गन के बारे में, है ना, हेटेरोलोगस ऑर्गन के बारे में। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, होमोलोगस और हेटेरोलोगस में जस्ट डिफरेंस इतना है, होमोलोगस ऑर्गन मीन्स जो स्ट्रक्चरली सेम हो, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, होमोलोगस ऑर्गन मीन्स स्ट्रक्चरली कैसा हो, सेम, ठीक है, और फंक्शनली कैसा हो, डिफरेंट। ये चीज़ आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, मतलब जिसके स्ट्रक्चर देखने में सेम हो, ओरिजिन सेम हो। आप यहाँ पे ओरिजिन भी लिख सकते हैं, ओरिजिन और स्ट्रक्चरली कैसा हो, सेम हो, उसको बोलते हैं होमोलोगस, और फंक्शनली वो डिफरेंट, वो बना होमोलोगस ऑर्गन। और जो हेटेरोलोगस है वो पूरा इसका वाइसा वर्सा है, वाइसा वर्सा मतलब पूरा इसका उल्टा है, कि स्ट्रक्चरली कैसा होगा डिफरेंट होगा और फंक्शनली सेम होगा, वो बना हेटेरोलोगस ऑर्गन। सो एग्जांपल कौन सा होगा होमोलोगस ऑर्गन का, देखो आप, पहला ऑप्शन है ह्यूमन आर्म, हमारी बाजुएं, और डॉग्स 4 लेग। आप देख पा रहे होगे, आप डॉग की जो है वो 4 लेग देखना, है ना, मतलब अगली वाली 2 टांगे देखना, और हमारे जो है वो बाजू देखना, ये स्ट्रक्चरली जो है वो सिमिलर होती है, इनका ओरिजिन जो है वो सिमिलर होता है, बट फंक्शन अलग अलग है ना। डॉग का जो फंक्शन है वो रनिंग के लिए करता है, वो स्पेशली अगले का, है ना, और जो लास्ट वाले लिम्स होते हैं हिंड लिम्स, उसका जो है वो जंप के लिए यूज़ करते हैं, ना। हमारे ह्यूमन आर्म का फंक्शन जो है वो डिफरेंट है डॉग के 4 लेग से, बट ओरिजिन सिमिलर है। सो ये भी एक एग्जाम्पल बना होमोलोगस ऑर्गन का, ठीक है। सेकेंड आता है यहाँ पे ह्यूमन टीथ, हमारे टीथ, और एलिफेंट टस्क, ह्यूमन टीथ और एलिफेंट टस्क, हमारे दांत, और जो एलिफेंट के जो आपने देखे होंगे 2 टस्क इस तरह से निकले होते हैं, एक इस तरह से एक इधर से, बीच से सूंड निकली होती है ना, जो ये 2 टस्क है और ह्यूमन टीथ है, स्ट्रक्चरली सेम है, बट फंक्शनल जो है वो बड़ा डिफरेंट
है ना। हमारे टीथ किस लिए काम होते हैं, हम अपने टीथ को काम में लाते हैं भोजन को पचाने के लिए, चबाने के लिए, है ना। और जो ये एलिफेंट टस्क है ये होता है डिगिंग के लिए, डिगिंग मतलब खोदने के लिए या किसी एक चीज़ को तोड़ फोड़ करने के लिए या जो है एलिफेंट टस्क यूज करता है। सो फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए ये भी क्या है, एक होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि प्लांट हार्मोन और प्लांट किंगडम से बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी भी प्लांट हार्मोन अगर एक बार भी सुने होंगे तो इसको आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन एक प्लांट हार्मोन नहीं है ना। और आपका एस्ट्रोजन भी एक प्लांट हार्मोन नहीं है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है एग्जामिनर के थ्रू, यहाँ पे ये स्पेलिंग होनी चाहिए थी एस्ट्रोजन, है ना। और थायरोक्सिन भी एक प्लांट हार्मोन नहीं होता है। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है, सुना होगा आपने, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, है ना, जिब्रेलिन, इस तरह से ये क्या है, ये प्लांट हार्मोन होते हैं। सो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पायरूवेट वाला भी और गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स भी बोर्ड में। हम जाइलम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। और नेक्स्ट आता है हमारा इधर यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। स्टूडेंट्स यहाँ पे यही बात आती है कि अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, चाहे वो ह्यूमन का हो, है ना, चाहे वो अदर एनिमल्स का हो, थोड़ी सी भी आपको नॉलेज होगी तो आप यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से। क्योंकि ये बोल रहा है कि इनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। देखो आपको पता है फीमेल के पास ओवरी होती है, जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है ना। फीमेल के पास यूट्रस होता है, फीमेल के पास फैलोपियन ट्यूब होता है, जिससे जो है फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है ना, मतलब पीरियड्स वगैरह चलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू, एग रिलीज होते हैं। और जो बी ऑप्शन है वास्ट डिफरेंस, डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका? मेल रिप्रोडक्टिव का। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी जो आपका सही रहता है। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड। किस जीव में लंबे समय तक गर्भकाल अवधि पाई जाती है। स्टूडेंट जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है प्रेगनेंसी टाइम, कि सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट टाइम किसका होता है। आपको पता है ह्यूमन का कितना होता है, 9 मंथ, मोस्टली जो है 9 मंथ होता है ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड होता है कि जहाँ से प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली फीमेल जो है वो फुली प्रेग्नेंट हुई, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो ये बोल रहा है कि किस एनिमल के पास सबसे ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड होता है। स्टूडेंट्स ह्यूमन के पास ओनली 9 महीने होते हैं। क्या आपने कभी सोचा हुआ है कि एलिफेंट के पास कितना होगा? एलिफेंट के पास स्टूडेंट्स कम से कम यहाँ पे 18 से 22 महीने होते हैं, है ना। जो फीमेल एलिफेंट है वो 18 से 22 महीने जो प्रेग्नेंट रहती है, तब जाके वो एक बेबी को जन्म देती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मेमोरी बेस्ड है ना। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोई बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश मतलब कि हिमाचल प्रदेश के राजकीय फूल का नाम बताइए। लो जी, रोडोडेंड्रॉन। कैसा रोडोडेंड्रॉन? मतलब बुरास। कैसा बुरास? गुलाबी, यानी पिंक रोडोडेंड्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ होगा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है स्टूडेंट्स आपका कुल्लू में। ठीक है, तो आपने ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है।
बड़े सिंपल क्वेश्चन है और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कहीं मुझसे अगर कोई ऑप्शन गलत टिक मार्क हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर आप ये गलत बता दी, इसको करेक्ट करिएगा, है ना। तो मैं उसको जो है वो करेक्ट कर दूंगा। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 9805032252, है ना। मैं उस ऑप्शन को करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इंसान एक गलती का पुतला है, सभी से गलतियां हो सकती है या होती रहती है, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट आया हमारा ब्लू वुल बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड। नील गाय किन जानवरों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखो ये तो नाम ही बता रहा है, भला ये नाम ही बता रहा है, नील गाय मतलब कि काउच, यानी काउच के अंदर ही आएगा ये, है ना। देखो ब्लू बुल मतलब कि नीला, बुल यहाँ पे बोल रहे हैं कि नीली गाय किस कैटेगरी के अंदर आएगा, मतलब कि काउच के अंदर। कुछ एक इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रीड करना चाहिए। 5 सेकंड आप इंग्लिश में पढ़ो, 5 सेकंड आप हिंदी में पढ़ो और अगले 10-15 सेकंड में आप सॉल्यूशन निकालो, है ना। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्लू बुल से आप जो है वो क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाते, बट जब आप नील गाय पढ़ोगे तो नील गाय, फिर आप ऑप्शन पढ़ोगे बकरी गाय, तो यहीं से लग जाएगा पता कि ये गाय से ही बिलोंग करता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बड़े ही सिंपल होते हैं कुछ एक क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फॉलोइंग फ्रेश वाटर मैमल्स इज फाउंड इन रिवर वीज डॉल्फिन। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मंथ ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक। वाइल्ड लाइफ क्या होता है स्टूडेंट्स? वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि अगर आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा एरिया जहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल को, ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और ये कब मनाया जाता है? ये एक्चुअल में अक्टूबर में मनाया जाता है, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, आई थिंक 8 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को मनाया जाता होगा, आप इसको एक बार चेक कर लेना, है ना। बट आप अक्टूबर यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। लायन इज फाउंड इन, लायन कहाँ पाया जाता है? लायन इज फाउंड इन, लायन पाया जाता है आपका गुजरात में, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये जस्ट आपको याद रखने पड़ेगी। नेक्स्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज, मतलब सबसे छोटा एक फंक्शनल यूनिट कौन सा है फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? वो है डिवीजन। डिवीजन सबसे छोटा है। स्टूडेंट्स इस बार डिवीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगली बार आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है। सो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट यूनिट, और आपसे पूछा जा सकता है रैंक के बारे में। तो आपने प्लीज़ जो फॉरेस्ट के जो रैंक होते हैं, लाइक आपने सुना होगा एक सबसे लोएस्ट रैंक होता है वॉचर का, है ना, फॉरेस्ट वॉचर का। फिर उसके बाद आता है फॉरेस्ट गार्ड का, फिर आपने सुना होगा इस तरह से डीएफओ का, है ना, आपने सुना होगा एफआरओ का, इस तरह से ना डीएफआरओ, एफआरओ, कंजर्वेटर आरओ, इस तरह से स्टूडेंट जो है रैंक होते हैं। तो आपने ये रैंक ज़रूर पढ़ने हैं एक बार, अदरवाइज मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आया आपका इधर, कथा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड ऑफ विच ट्री। कथा क्या होता है? पहली बात, कथा कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब हिंदी में पढ़ो, कथा किस पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है? फ्रेंड्स खैर, खैर आपने सुना होगा, खैर से एक वाइटिश मटेरियल निकलता है, वाइटिश मटेरियल, है ना, वो कहाँ से निकलता है? खैर से। और इस वाइटिश मटेरियल ही है जिसका यूज, मतलब बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी है इसके, जैसे बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी है। तो आपको पता होना चाहिए जो कथा है वो कहाँ से निकाला जाता है, वो निकाला जाता है खैर की लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग
इज ड्यू टू हायर क्वांटिटी ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू द हायर क्वांटिटी ऑफ। सबसे पहली बात, आप ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं? इस बार तो क्वेश्चन आया हुआ है कि हायर क्वांटिटी ऑफ मतलब वैश्विक उष्मीकरण के लिए डैश डैश उत्तरदायी है। सबसे ज़्यादा कौन उत्तरदायी है? सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू। अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उससे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। आपका ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर वाटर वेपर आते हैं, है ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आपका आर्टिफिशियल क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है ना। इस तरह से और भी बहुत सारी गैसेज है जो आपने याद रखनी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। आपने ग्रीन हाउस 6 मतलब मेजर 4 गैसेज है, टोटल 6 गैसेज है, इन सभी को आपने एक बार याद कर लेना है ग्रीन हाउस गैसेज को। अगली बार यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका कि विच वन ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इज नॉट ऑफ प्लांट ओरिजिन। इसमें से कौन सा ऊष्मा का स्रोत वनस्पति मूल का नहीं है? वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर। विच वन ऑफ दीज एनर्जी सोर्स इज नॉट ऑफ ए प्लांट ओरिजिन। जो ये एनर्जी सोर्स है, वुड भी प्लांट से निकलती है, गोबर गैस भी प्लांट से निकलती है, कोयला भी प्लांट से निकलता है, न्यूक्लियर एक ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश में वनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है क्या है? 3598 या 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर क्या होगा? स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया हुआ है, बट ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा। एग्जैक्ट जो एरिया है वो है 37,033 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। 37,033 है स्क्वायर किलोमीटर एग्जैक्ट एरिया, बट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 37,948 करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, द मेन होस्ट प्लांट ऑफ सिल्क वॉर्म इज, मेन होस्ट प्लांट ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े पालने के लिए इनमें से कौन सा परपोषी पेड़ है? शहतूत, मलबेरी, मलबेरी सिल्क वॉर्म, इसमें पूरा नाम नहीं दिया है, अदरवाइज आप जो नाम सुन के ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नाम ही इसका क्या है? मलबेरी सिल्क वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट रैंक इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हाईएस्ट रैंक कौन सा है? असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर, एफआरओ या डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो लार्जेस्ट लिंक है इन 4 में से, इससे भी ऊपर रैंक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट से तो रैंक पे भी जरूर पूछा जाएगा। अभी पूछा है हाईएस्ट रैंक, और जो आने वाला एग्जाम है हो सकता है वहाँ पे लोएस्ट रैंक पूछ लिया जाए, या आपको 4 रैंक दे दिया जाए, 1 2 3 4, फिर बोलेंगे इन चारों रैंक को जो है वो अरेंज करो अकॉर्डिंग टू पावर। तो आपको जो फॉरेस्ट के 6-7 रैंक है वो आपने याद करने हैं प्लीज, ठीक है फ्रेंड्स। ओवर कर, चलो 1-2 क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको, जब आ ही गए हैं तो 1-2 क्वेश्चन और बता दिया जाए। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये तो आपको पता होगा स्पेशली डिस्ट्रिक्ट शिमला वालों को। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन शिमला, पंथा घाटी में। पंथा घाटी याद रखने की जरूरत नहीं है, शिमला पे याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ए प्लांट विच कैन ग्रो पार्शियली और वुली सबमर्ज्ड इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट। जो पौधा आशंकी या पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुए उगता है उसे क्या कहते हैं? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, इस बार क्वेश्चन आया हुआ है हाइड्रोफाइट से। अगर यहाँ पे हाइड्रोफाइट की जगह एक्वेटिक लिखा होता तो वो भी ऑप्शन सही था, है ना। एक्वेटिक और हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट मीन्स प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो वाटर में पाए जाते हैं, है ना। जीरो मीन्स ड्राई सूखा,
फाइट मीन्स प्लांट, ऐसे प्लांट जो सूखे एरिया में पाए जाए वो जीरोफाइट है ना। मीजो मीन्स मीडियम, फाइट मीन्स प्लांट जो मीडियम कंडीशन में पाए जाए। एपी मीन्स अपर, फाइट मीन्स प्लांट कि ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट पे ग्रो हो। तो अभी पूछा गया है हाइड्रोफाइट से, हो सकता है आने वाले एग्जाम में एपीफाइट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ऐसे इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जो प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो होता है। मतलब कि आप मानो यहाँ पे ये एक प्लांट है, ये एक नॉर्मल प्लांट है। अब छोटा प्लांट है जो इसकी हेल्प ले रहा है, इस तरह से इसके बाहर जो रैप हुआ होता है, ये छोटा प्लांट है ना। तो इन कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइट। छोटा प्लांट जो बड़े प्लांट की हेल्प ली इसने खड़े होने के लिए, स्टैंड के लिए, है ना। तो इनको बोला हमने एपीफाइट। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे क्वेश्चन अब कवर हो गए। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी फॉर दैट, बेटा मिनट। हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने पीएच वाला क्लियर कर दिया है। इन ह्यूमन आई इमेज इज फाउंड इन, सिंपल सी बात है, रेटिना में इमेज बनती है भाई, और कहाँ बनेगी, रेटिना में इमेज बनती है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए जो आज क्वेश्चन लाए थे और मेरी आज फर्स्ट वीडियो थी, तो मैं अब आपकी फीडबैक के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी फीडबैक अच्छी आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपकी फीडबैक सही नहीं आए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और आपको पता होगा यहाँ पे 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 मिनट में कवर करने होते हैं। तो आपको अगर आप एवरेज लगाए तो कम से कम आपको 40-45 सेकंड में एक क्वेश्चन कवर करना होता है। इसीलिए अपने कंसेप्ट क्लियर बनाओ, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, स्पेशली साइंस के फील्ड से, है ना, इंग्लिश से भी आप पूछ सकते हैं। ऐसे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी आप पूछ सकते हैं, बट मैं स्पेशली साइंस की बात कर रहा हूँ, पीसीएम की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। यहाँ से आप किसी भी टाइम जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मैं आपको वो क्वेश्चन जो है वो इमीडिएटली समझाने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट। आप बेल आइकन दबाओगे तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक यू।